Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in today's video we are going to discuss about a very important land revenue policy of Britishers, and that one is permanent settlement, or you may say in Hindi स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भू राजस्व नीति रही ब्रिटिशर्स की। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो नीति रही, ये गवर्नर जनरल आया था बन के भारत में 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी ने इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था भारत में। और कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड रहा वो 1786 से 1793 तक रहा गवर्नर जनरल के रूप में भारत में उसका कार्यकाल। देखिए, अगर हम उस समय की बात करें, ठीक है, आप बात कर सकते हैं 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, तो उस समय की बात करें तो आप देखेंगे कि इनकम का मेजर सोर्स क्या था। उस समय इनकम का मेजर सोर्स था कृषि। तो इस वजह से जो रूलर्स रहे, शासक रहे, भारतीय शासक रहे, उन्होंने कृषि पर राजस्व लगाए, भू राजस्व लगाया, टैक्सेस लगाए, जिसको भू राजस्व कहा जाता है या आप उसको लगान भी कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस तरह के भारतीय शासकों ने ये टैक्स लगाए तो उन्होंने इस बात का जरूर ख्याल रखा कि कोई आपदा आ जाए, तूफान आ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, फसल किसी वजह से नष्ट हो जाए, तो उसमें किसानों को सहूलियत दी जाए, उन्हें करों में रियायत दी जाए। और ये इसलिए था क्योंकि जो भारतीय शासक थे यहीं के थे और उनका कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के साथ इमोशनल अटैचमेंट था। जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स एक कंपनी के रूप में भारत में आए और उन्होंने भी यहाँ पे जब राजस्व वसूलने की बात आई, उन्हें राजस्व का अधिकार मिला, तो उन्होंने भी राजस्व वसूले, यहाँ पर भू राजस्व लिया, लगान लिया किसानों से। लेकिन उनका रवैया भारतीय शासकों से थोड़ा अलग था, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी और बिल्कुल वो एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी। वो कंपनी थी तो उसका मकसद क्या था? मुनाफा कमाना भारत में। इसलिए उसने इन बातों का ख्याल ना रखा कभी भी कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस स्थिति में किसानों के साथ कुछ रियायत बरती जाए, उन्हें कुछ सहूलियत दी जाए जो लोग खेती कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत ही सख्ती के साथ जो भू राजस्व है वो वसूला, ठीक है ना। तो ये बेसिक अंतर रहा, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स आए और उन्हें मौका मिला, यहाँ पर एक कंपनी के रूप में आए, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, और उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने बहुत सख्ती से अलग अलग तरह के नियम बनाए, अलग अलग तरह की नीतियाँ बनाई, पॉलिसीज बनाए, और उन्होंने बड़ी सख्ती से यहाँ पर भू राजस्व वसूला किसानों से। तो यही जो भू राजस्व है, और इस भू राजस्व को वसूलने के लिए उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ चलाई, उन नीतियों में समय के अनुसार उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए, यही उनकी भू राजस्व नीति रहेगी। और उसी में से एक महत्वपूर्ण नीति है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी प्रणाली भी कहा जाता है या जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है। ये बस अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे इस्तमरारी या जमींदारी। इससे सवाल बन जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ब्रिटिश भू राजस्व नीति की बात करें, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह की महत्वपूर्ण नीतियों को आप देखेंगे, ठीक है। 3 तरह की महत्वपूर्ण नीति अगर देखेंगे भू राजस्व यानी कि
लैंड रेवेन्यू की नीति अगर देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण नीतियां यहां पर रही थी। एक रहेगा आपको सबसे महत्वपूर्ण स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रहेगा रैयतवारी बंदोबस्त, ठीक है, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा महलवाड़ी बंदोबस्त। बंदोबस्त कहे या प्रणाली कहे, ठीक है, बंदोबस्त। तो देखिए ये 3 भू राजस्व प्रणालियां रही महत्वपूर्ण ब्रिटिशर्स की, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं इस स्थायी बंदोबस्त को। आज बस हमें स्थायी बंदोबस्त को पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब अस्थाई बंदोबस्त की बात आती है तो सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है। अभी मैं बात करूंगा इसके उद्देश्यों पे बात करूंगा, हाँ, इसकी प्रणाली क्या रही, हाँ, इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या रहे, ठीक है, सब पे बात करूंगा। हाँ, इसको लागू करने के पहले क्या क्या डिस्कशन का विषय रहा, हाँ, वो सब मैं बात करने वाला हूं। यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं, कहां बात करेंगे, हमारी बात होगी आज अस्थाई बंदोबस्त पे। हमारी बात सिर्फ हो रही है अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट पे, ठीक है। पहले तो आप समझिए कि अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या है, ठीक है। इनिशियल इंफॉर्मेशन पहले मैं लिख देता हूं, इसी को आप कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट, अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और ये लाया किसने था, लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल था। जीजी का मतलब गवर्नर जनरल था। कब से कब तक, ये था 1786 से 1786 से 1793 तक। हाँ, 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी या जमींदारी सिस्टम कहते हैं, कहीं कहीं मालगुजारी सिस्टम भी कहा जाता है। हाँ, अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया। तो ये तो सिंपल बातें हो गई। हाँ, अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब समझिएगा, मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके इतिहास के बारे में, हाँ, पृष्ठभूमि के बारे में लेके चलूंगा, इसके उद्देश्यों को बताऊंगा, क्या क्या समस्या रही इसको लागू करने में, किसके मन में स्थायी बंदोबस्त के बारे में सबसे पहले विचार आया, किसका आइडिया था, किसके रिकमेंडेशन पे लागू किया गया, ठीक है। और कुछ 3 लोगों की एक टीम थी, हाँ, कॉर्नवालिस की, जॉन शोर की और जेम्स ग्रांट की, उन लोगों के टीम ने विचार विमर्श किया और फिर ये सिस्टम लागू हुआ था, वो मैं अभी बताऊंगा। हाँ, तो पहले आप देखिए, समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। अस्थाई बंदोबस्त के अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका क्या है, हाँ, अगर देखें तो समझ लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब है, हाँ, कि चूंकि भू राजस्व की बात कर रहे हैं, कि फिक्स्ड भू राजस्व, फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है अस्थाई बंदोबस्त, बाकी तो मैं पूरा प्रोविजन लिखवाऊंगा ही। फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, ठीक है, और ये लैंड रेवेन्यू कभी बदलेगा नहीं। एक भू राजस्व, हाँ, यानी लगान फिक्स कर दिया गया कि इतना लगान किसी को देना है, उसमें फिर कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। जब भी वसूला जाएगा उतना ही वसूला जाएगा, ठीक है। चाहे किसी क्षेत्र की उपज बढ़ जाए
तब भी उतना ही वसूला जाएगा, या घट जाए तब भी वसूला जाएगा उतना ही। जैसे कि मैं बताऊं, अगर ये कोई लैंड का टुकड़ा है, ये कोई लैंड का टुकड़ा है और इस पे डिसाइड कर लिया गया कि इस पर 100 यूनिट जो है वो यहाँ पे राजस्व, देखिए होता क्या था कि तय कर लिया गया, इस लैंड को देखा गया और कहा गया कि भाई यहाँ से अभी जो है वो जब गया कोई तय करने कि भाई यहाँ से कितना रेवेन्यू मिल सकता है, तो कहा गया कि यहाँ से 100 यूनिट रेवेन्यू मिलेगा। जब ये डिसाइड हो गया कि 100 यूनिट रेवेन्यू मिलेगा, तो इसमें फिक्स कर लिया गया कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा कितना, वो मिलेगा 89% मिलेगा। और बाकी जो जमींदार होगा, जो कलेक्टर होगा, जो भूमि का मालिक है, इस भूमि का जिसको बनाया गया है, इस पूरी व्यवस्था में अभी मैं सारा बताऊंगा, पहले आप एक रफ आइडिया ले लीजिए ताकि टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो जो जमींदार होगा या लैंड लॉर्ड होगा, लैंड लॉर्ड, उसको मिलेगा कितना, 11%। ठीक है, यानी 100 यूनिट में से आप परसेंट के हिसाब से 11% का मतलब 89 यूनिट इसको मिल जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11 यूनिट इसको मिल जाएगा। ठीक है, लैंडलॉर्ड को, जो कि टैक्स वसूल रहा है। ये जो 89 यूनिट रेवेन्यू तय हुआ कि 89 यूनिट मिलना है, तो अब ये कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, शुरू में एक लैंड देखा गया, वहां पे रेवेन्यू को देखा गया कि यहां से कितना रेवेन्यू निकल सकता है, तो तय हुआ हाँ कि भाई यहां से 100 यूनिट निकलेगा या 100 रुपया निकलेगा। यूनिट का मतलब मैंने यूनिट रख लिया है, 100 यूनिट इसका रेवेन्यू आएगा, लैंड रेवेन्यू या लगान आएगा। तो तय किया गया कि 79 यूनिट इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा, यानी कि 79 कह रहे हैं, 89 यूनिट यानी कि 89%, और 11% यानी कि 11 यूनिट दे दिया जाएगा किसको, लैंड लॉर्ड को, जो वसूल रहा है, जो देखरेख कर रहा है जमीन का, जिसको मालिकाना हक दिया गया है जमीन का। अब देखिए ये तय कर लिया गया, अब इसमें होना ये चाहिए कि शुरू में तो तय किया गया कि 100 यूनिट ही यहां पर रेवेन्यू है, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि कभी अच्छी वर्षा हो जाए, हाँ, और कुछ फसल का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, और ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू बढ़ के किसी वजह से 120 यूनिट हो जाए। उस स्थिति में क्या ऐसा ही बंटवारा होगा जैसा यहां दिख रहा है 100 यूनिट के केस में, जो शुरुआती दौर में तय हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह अस्थाई है, फिक्स कर दिया गया कि लैंड रेवेन्यू 89 यूनिट ही इनको मिलना है, आगे चाहे प्रोडक्शन बढ़ जाए या घट जाए। समझ गए? तो अगर 120 यूनिट भी अगर होता है तो 89 यूनिट ही मिलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और आपको 31 यूनिट जो बच गया वो किसके पास चला जाएगा? अब 31 यूनिट चला जाएगा लैंडलॉर्ड के पास। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर हालत में एक फिक्स रेवेन्यू ही मिलना है, अस्थाई रेवेन्यू, अस्थाई लगान, अस्थाई भू राजस्व मिलना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे किसी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाए, हाँ, उपज बढ़ जाए, घट जाए, कोई अंतर। अगर घट भी जाए, अगर ये 90 अगर हो जाता है, ये मान लीजिए, तब भी 89 यूनिट ही लेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, और जो बच गया, हाँ, जो बच गया वो किसके पास गया? 1 यूनिट चला गया लैंडलॉर्ड के पास। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर स्थिति में एक फिक्स अमाउंट ही चाहिए, चाहे उपज बढ़ रहा हो या उपज घट रहा हो, उसको 89 यूनिट चाहिए तो चाहिए। यही मतलब हुआ अस्थाई बंदोबस्त का। ये इनका बिल्कुल जो लैंड रेवेन्यू होगा अस्थाई रहेगा, ठीक है, फिक्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है,
मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि आखिर मीनिंग क्या है अस्थाई बंदोबस्त का। अब इतना समझने के बाद मैं आपको अब अस्थाई बंदोबस्त के को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा इतिहास में ले चलूंगा, ठीक है। तो इतिहास में चलते हैं। इसे मैं, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, उसके बाद मैं इसे मिटाकर फिर अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जब यहां पर देखिए, ये देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में, ठीक है, 1600 में ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। उसके बाद 1698 में इन्हें बंगाल में 3 गांव मिल जाते हैं, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुरी, और वहीं वो फिर उसके आसपास वो जो एक फोर्ट विलियम बनाते हैं, कलकत्ता शहर बसाते हैं, सब आपको पता है। लेकिन उस समय इन्होंने रेवेन्यू वसूलना शुरू नहीं किया था, इन्हें जस्ट एक जगह दिया गया था कि आप यहां से थोड़ा व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि आप देखेंगे कि बंगाल में पलासी की लड़ाई होती है, बंगाल है यहां पर, और बंगाल में पलासी की लड़ाई होती है। पलासी की जब लड़ाई होगी तो इसमें विजय मिलती है, अंग्रेजों को जीत मिलती है। और यहां पर आप देखेंगे कि पलासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 में, 1757 में। तो 1757 में जब पलासी की लड़ाई हुई, इसमें अंग्रेज जीतते हैं। हाँ, तो इनके साथ क्या होता है? पहले ये सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, हाँ, उसकी जगह पे ये मीर जाफर को बनाते हैं बंगाल का नवाब। लेकिन मीर जाफर से तालमेल इनका बैठना बंद हो गया, क्योंकि मीर जाफर इनका डिमांड बहुत ज़्यादा था। हाँ, तो मीर जाफर इनके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, आपको याद होगा कि मीर कासिम को बना दिया था बंगाल का नवाब। तो जब मीर कासिम बनता है नवाब, तो मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम, आपको याद होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मीर कासिम अंग्रेजों को, या आप कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देता है? मीर कासिम 3 क्षेत्र देता है बंगाल का। और वो कौन कौन से क्षेत्र थे? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। ये 3 क्षेत्र देता है। और पहली बार अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही जो है इन्हीं 3 क्षेत्रों से टैक्स वसूलना आरंभ करेंगी, लैंड रेवेन्यू वसूलना आरंभ करेगी। और उस समय चूंकि एक तरह से देखा जाए तो इजारेदारी सिस्टम थी, इजारेदारी प्रणाली थी, यानी ठेका प्रणाली इसको कहते हैं, ठेका प्रणाली, ठीक है, यानी बोली लगाई जाती थी, ठेका दे दिया जाता था भू राजस्व वसूलने के लिए, लगान वसूलने के लिए। तो यहां तक आप समझ गए। जब यहां पर इन्हें रेवेन्यू मिला, तब इन्हें लगा कि अरे यहां से तो बहुत फायदा है। तब इनके मन में ये ललक उठी कि इन्हें इस क्षेत्र से ज्यादा लगान यानी राजस्व वसूलने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जो है ये भारत में अपना विस्तार कर सकते हैं और जो है कंपनी मुनाफा कमा सकती है और ये अपने राजनीतिक इच्छा की पूर्ति भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये भारत में लॉन्ग टर्म तक लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल आता है कई बार एग्जाम में कि पहली बार अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कहाँ पे राजस्व वसूला, तो ये 3 जो हैं वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि इसी बंगाल में यहाँ पर इसके बाद की बात है 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर युद्ध होता है। आपको पता है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के भगोड़े नवाब
इस मीर कासिम को, भाग गया था ये। इस मीर कासिम को अवध का यहाँ पर नवाब था शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इन तीनों को बक्सर की लड़ाई में इन तीनों को हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बक्सर के युद्ध में 1764 में। और फिर बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्या होता है, 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। अब ये जो इलाहाबाद की संधि है, हाँ, इस इलाहाबाद की संधि से ही इनको क्या मिलता है, बंगाल की, इस बंगाल की दीवानी मिल जाएगी। दीवानी इनको मिल जाती है, दीवानी मिल जाती है, हाँ, बंगाल की दीवानी। किसकी? बंगाल की। किसको मिलेगी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, BEI कर दिया मैंने, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको बंगाल की दीवानी मिल जाती है, और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, ठीक है, 1765 में। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये जो इलाहाबाद की संधि है ये 1765 में होती है। अब इनको दीवानी मिल गई, और दीवानी का मतलब क्या है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली का अधिकार। दीवानी का मतलब यही है, किसको मिल जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहली बार में देखिए प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई के बाद आप देखेंगे मीर जाफर बनता है बंगाल का नवाब, उससे तालमेल नहीं बैठेगा अंग्रेजों का, फिर वो मीर कासिम को बनाएंगे, और मीर कासिम, प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है, आपको पता है, और मीर कासिम इनको 3 क्षेत्र देगा, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, और यहीं पर पहली बार जो अंग्रेज हैं इजारेदारी के द्वारा, ठेके के द्वारा यहाँ पर राजस्व वसूलना शुरू करेंगे। उसके बाद बक्सर की लड़ाई में 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, इलाहाबाद की संधि होगी, और अंग्रेजों को दीवानी मिल जाएगी। किसकी? बंगाल की दीवानी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाएगी, आप कहें अंग्रेजों को मिल जाएगी बंगाल की दीवानी। ये दीवानी मिलने का मतलब ये था कि अब बंगाल के लिए राजस्व कौन वसूलेगा, अंग्रेज वसूलेंगे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। बंगाल में 1765 के बाद अगर देखें तो 1765 में ये जो संधि हुआ और दीवानी मिली, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर बंगाल में, इस बंगाल में लगा दिया था द्वैध शासन। द्वैध शासन लगा हुआ बंगाल में, इसको द्वैध शासन को आप कहेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट, या आप कहेंगे डायरकी। इसमें हुआ क्या था द्वैध शासन में, कि बंगाल के नवाब को प्रशासनिक काम सिर्फ दिए गए थे, और कंपनी को मिल गया था दीवानी, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार। 2 अलग अलग सत्ता यहाँ पर दिखाई दे रही है। नवाब सिर्फ प्रशासनिक काम देखेगा, सड़कें बनवानी है या फिर कुछ वेलफेयर का काम करना है पब्लिक के लिए, हाँ, अस्पताल बनवाने हैं, ठीक है, तो ये सब काम करना है नवाब को, ठीक है। लेकिन राजस्व कौन वसूलेगा, तो ये राजस्व वसूलेंगे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके पास ही अधिकार है, दीवानी मिली हुई है। किससे मिली हुई है? इलाहाबाद की संधि के थ्रू मिली थी दीवानी अंग्रेजों को, और इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। इस द्वैध शासन को अगर आप देखेंगे तो इस द्वैध शासन में, हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेवेन्यू जो वसूला गया, द्वैध शासन में रेवेन्यू जो वसूला गया, रेवेन्यू वसूली के लिए बंगाल में, इसी बंगाल में ये देखेंगे आप, तो ये बंगाल में 2 लोग को अपॉइंट किया गया। बंगाल के क्षेत्र में उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों था, यानी कि 3 क्षेत्र यहाँ, और फिर यहाँ पर जो ये इनको दीवानी मिली है, तो बंगाल का मतलब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। दीवानी आप ऐसे लिख सकते हैं, आप अगर चाहें, बंगाल का मतलब बंगाल, दीवानी मिलती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, यही इनको
मिल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ध्यान रखिएगा, किसको मिलेगा दीवानी इसका, ये मिल जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी मिली। अब ये जो रेवेन्यू यहां वसूला जा रहा है, तो देखिए दो लोग अपॉइंट किए गए हैं। एक तो बंगाल के लिए अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए राजा सिताब राय। राजा सिताब राय, यही दो लोग जो हैं, इन्हीं को फ्रंट में रख के अंग्रेज जो है वो, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेवेन्यू जो है बंगाल में वसूल कर रही है। देखिए बंगाल का मतलब बार बार मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं बंगाल, उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय बंगाल का मतलब क्या है, ये तीनों होंगे बंगाल का मतलब। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो आज का झारखंड भी होगा उस समय, आज का बांग्लादेश भी होगा, ठीक है। चटगांव कहाँ है, बांग्लादेश में आज। तो ये सब चीजें जो है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन्हीं दोनों बार बार, चूंकि रिपीट करने से क्या होता है कि आपकी समझ और कॉन्सेप्ट जो है ना वो और जबरदस्त होती जाती है। तो ध्यान रखिएगा, दो लोग अपॉइंट किए गए थे, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा सिताब राय। और यही लोग जो थे इस द्वैध शासन में क्या करते थे, इन्हीं भारतीयों को फ्रंट पे रख के अंग्रेज जो हैं वो राजस्व वसूला करते थे। और आप जानते हैं कि हमने पढ़ा भी है कि द्वैध शासन में हुआ क्या था। इस द्वैध शासन में राजस्व की जबरदस्त लूट हुई थी, राजस्व की जबरदस्त लूट हुई थी कहा जाता है। और डिवेल गवर्नमेंट को तो केम पाणिकर जैसे व्यक्ति ने क्या कहा है, इतिहासकार ने डाकुओं की सरकार कहा है। रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, हाँ 1765 में उसी ने इलाहाबाद की संधि की थी, और उसके बाद उसी ने डिवेल गवर्नमेंट वही लेके आया था, द्वैध शासन लगाया था बंगाल में, और फिर राजस्व की जबरदस्त लूट हुई थी। हाँ, पूरी तरह से बंगाल के राजस्व को अंग्रेजों ने चूस लिया था। जब वो शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, अंग्रेज भारत आते थे, तो यहाँ से जो सामान खरीदते थे वो सामान वो वहाँ से सोने और चांदी लेके आते थे, उसी से खरीदते थे। मतलब वो ब्रिटेन के धन से ही भारतीय सामानों को खरीदते थे और उसे ब्रिटेन ले जाते थे, कच्चे माल खरीदते थे और ब्रिटेन ले जाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बंगाल के राजस्व से ही, यानी भारत के राजस्व से ही उन्होंने भारत से रॉ मटेरियल खरीदा। अब उन्होंने ब्रिटेन से धन मंगाना बंद कर दिया, यहीं के धन से, बंगाल के धन से उन्होंने सामान भी खरीदा और उसे ब्रिटेन भी भेजा, जहां वो उसे फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करते थे। यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहाँ के मशीनों में, ब्रिटेन के मशीनों में वो क्या करेंगे, उसको फिनिश्ड गुड के रूप में तैयार करेंगे और फिर भारत में लाकर उसको बेच देंगे। यानी कि भारत के राजस्व से ही वो पूरा अपना काम करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने बुरी तरह से चूसा बंगाल के क्षेत्र को और बहुत कुछ बर्बाद हो गया। और आप देखेंगे कि आगे 1770 में एक फैमिन भी आया। 1770 में उसने स्थिति ये कर दी, 1770 में बंगाल में अकाल आता है। फैमिन का मतलब अकाल आता है। और आपको पता होगा कि इस अकाल में बंगाल की जो 1/3 जनसंख्या है, हाँ, वो मर गई इसमें। क्यों? क्योंकि स्थिति ये हो गई थी कि अकाल के समय भी राजस्व को बहुत सख्ती से वसूला गया, खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। ठीक है, इस अकाल के समय भी राजस्व को बहुत सख्ती से वसूला गया था, खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी। द्वैध शासन में ऐसा हुआ कि आप देखेंगे कि किसानों ने
जमीन छोड़ दी, जंगल में भाग गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्योंकि जबरदस्ती इनसे सख्ती के साथ, हाँ, अगर उपज नहीं भी हुई है तो जबरदस्ती रेवेन्यू लिया जाता है, जबरदस्ती भू राजस्व लिया जा रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति कर दी थी यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों ने। और इस तरह से आप देखेंगे कि बंगाल में अकाल पड़ा और 1/3 जनसंख्या जो है बंगाल की वो मौत के मुंह में चली जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने बातें समझ ली जो मैंने बताया कि द्वैध शासन के क्या क्या दुष्परिणाम रहे, किस तरह से बंगाल के राजस्व को लूट लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और मैंने ये भी बताया कि जो पहले ब्रिटिशर्स, हाँ, ब्रिटेन से धन लेकर आते थे सोने और चांदी के रूप में, और उसी से वो भारत से कच्चा माल खरीदते थे और उसे ब्रिटेन भेजते थे, और फिर ब्रिटेन के मशीनों में वो तैयार होता था फिनिश्ड गुड्स के रूप में, और फिर उसे भारत में और अन्य जगहों पे बेचा जाता था। ठीक है, लेकिन द्वैध शासन में क्या हुआ कि उन्होंने इतना लूटा बंगाल को और बंगाल के राजस्व को उन्होंने इतना चूस लिया कि अब उन्होंने ब्रिटेन से धन लाना बंद कर दिया। अब वो बंगाल के राजस्व से ही यहाँ से कच्चा माल खरीदने लगे और ब्रिटेन भेजने लगे। तो एक तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन की निकासी का खेल भी यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, धन की निकासी पे कभी हम अलग से वीडियो भी करेंगे, ठीक है, कभी अलग से करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहां तक हमने देख लिया कि क्या क्या दुष्परिणाम हुए और क्लाइव जो द्वैध शासन लेकर आया, हाँ, उससे क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो भारतीयों की नज़र में घट गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे क्या होगा। आगे देखिए हम अस्थाई बंदोबस्त पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अगले वीडियो में हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को देखेंगे, आज सिर्फ अस्थाई बंदोबस्त। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे अब समय आता है 1772 का। ठीक है, 1772 का समय आएगा, 1772 का समय आता है, और अब आ जाएगा गवर्नर के तौर पर वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, देखिए मैंने बार बार बताते रहता हूं कि क्लाइव गवर्नर था और वॉरेन हेस्टिंग्स भी जब 1772 में आता है तो ये गवर्नर ही के तौर पे ही आता है। लेकिन 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, वो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाया गया था। हाँ, उसमें जो व्यभिचार बढ़ गया था, करप्शन बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो निजी व्यापार कर रहे हैं, इन सब पे अंकुश लगाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है ना, वो अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के आया, तो 1772 में गवर्नर बनके, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत यह प्रयास भी है कि जो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका शासन एक सेंटर से चलाया जाए, एक केंद्र से चलाया जाए। पहले क्या था, 3 प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, हाँ, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ये मुंबई प्रेसिडेंसी, तो ये सब अपना अपना शासन कर रहे थे। लेकिन अब ये रेगुलेटिंग एक्ट में तय किया गया कि जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हैं, हाँ, उनका प्रशासन जो हो, उनका नियंत्रण जो हो, एक सेंटर से हो। और इसीलिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन क्या किया गया, या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन इस मद्रास प्रेसिडेंसी को भी और इस बंबई प्रेसिडेंसी को भी इसी के अधीन रख दिया गया। मद्रास और बंबई, ये बंबई, इन दोनों प्रेसिडेंसीज को रख दिया गया इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। यानी कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो इस पे भी, बंबई प्रेसिडेंसी पे भी और मद्रास प्रेसिडेंसी पे भी नियंत्रण रखेगा। यानी
कि अब तीनों का मुखिया कौन होगा, यहां का गवर्नर जनरल। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये गवर्नर जनरल बनता है और इसके अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी भी आ जाता है और बंबई प्रेसिडेंसी भी आ जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई। अब देखिए जो वॉरेन हेस्टिंग्स आया था 1772 में, तो आते ही इसने देखा कि द्वैध शासन के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। इसने सोचा कि भाई यहां से तो एक तो यहां जनता मर गई, यहां पर अकाल आया था 1770 में, उस पर से बंगाल के राजस्व को चूसा गया इस तरह से। तो इसने देखा कि यहां पे लोग पलायन कर रहे हैं, कुछ लोग मर गए, किसान अब खेती करना यहां नहीं चाह रहे हैं। कौन खेती करना चाहेगा जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, जो सरकारें होंगी, जो आपसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जिसका शासन होगा, वो आपको कोई सहूलियत नहीं देगा। हाँ, आप कर्जे में डूबे रहेंगे तो कौन वहां पे खेती करना चाहेगा, कृषि करना चाहेगा। और जब कृषि ही नहीं रहेगा तो उस समय कृषि ही आय का मेजर सोर्स था। तो जब कृषि ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएगा कोई भी, चाहे यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स हो या कोई भी हो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस चीज को महसूस किया और इस चीज को महसूस करते हुए उसने क्या किया कि उसने देखा कि भाई जब कोई है ही नहीं यहां पर, जब कोई बचेगा ही नहीं, कोई रहेगा ही नहीं, किसान यहां खेती ही नहीं करेंगे, हाँ, तो हम किसके ऊपर हम शासन करेंगे। हाँ, यहां शासन करने के लिए होना तो चाहिए लोग, और जब शासन करना होगा तो उसके लिए सोर्सेस तो चाहिए। जब कृषि ही नहीं होगी तो फिर शासन का क्या फायदा। एक बात ये, दूसरी बात, विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं उसका असर भी यहां पर दिखेगा, ठीक है। आप देखिए एक चीज और समझ लिया, ये समझ लिया कि इसने महसूस कर लिया द्वैध शासन के दुष्परिणाम को। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह भी महसूस किया कि अमेरिका में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था उस समय, आपको याद होगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। अमेरिका आजाद कब हो गया था? 1776 में। 1776 में अमेरिका को आजादी मिल गई थी। यानी कि 1772 वो समय है जब अमेरिका में आजादी की लड़ाई चल रही है और ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि अमेरिका की जो कॉलोनी है वहां पे कौन था, वहां भी तो ब्रिटिशर्स थे, वहां इन्होंने जाके अमेरिका में कॉलोनी बनाया था, कि अब यहां के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और ये अब महसूस करने लगे थे 1772 में ये ब्रिटेन वाले भी, अंग्रेज भी, कि अमेरिका उनके हाथ से जा रहा था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह महसूस किया कि अमेरिका में जिस तरह अमेरिका के लोग खड़े हो गए, हाँ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ये जो द्वैध शासन प्रणाली है, हाँ, और इसके दुष्परिणामों को देखते हुए इसको लगा कि अब वैसे ही जनता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह ना करने लगे, जनता उग्र ना हो जाए, तो एक जगह तो हम अमेरिका को खो ही रहे हैं, तो हम भारत को भी ना खो दें कहीं, ठीक है। और इसने जरूरी समझा कि अमेरिका चूंकि हाथ से निकल रहा है तो कम से कम भारत में इनके जो उपनिवेश हैं उनको बचाया जाए। और यही महसूस करते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहला काम, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन खत्म कर दिया, द्वैध शासन खत्म, ठीक है। उसके बाद जो भारतीय दीवान थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स, भारतीय दीवान कौन कौन था, देखिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को बनाया गया था, तो भारतीय दीवानों का पद भी खत्म कर दिया और कहा कि अब टैक्स कलेक्टर कौन होगा, टैक्स कलेक्टर्स जो होंगे वो भारतीय नहीं होंगे, वो ब्रिटिशर्स होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। ये कहा, द्वैध शासन खत्म किया, भारतीय दीवान का पद खत्म कर दिया, टैक्स कलेक्टर्स जो होंगे कहा कि ब्रिटिशर्स होंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसने एक नई प्रणाली, राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। हाँ, वो भी इजारेदारी है, लेकिन उसको उन्नत इजारेदारी सिस्टम आप कह सकते हैं। उसने क्या किया, मेरे ख्याल से आप एक बार यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
तो देखिए ये मिटा रहा हूँ मैं, ये यहाँ तक कर दिया इसने। टैक्स कलेक्टर्स ब्रिटिशर्स होंगे। उसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने और क्या किया, एक इसने व्यवस्था चलाई पंचशाला या पंचवर्षीय व्यवस्था, राजस्व की पंचवर्षीय व्यवस्था, ये 1772 में। तो पंचवर्षीय या पंचशाला, इसको अंग्रेजी में क्विंटेसेंशियल सेटलमेंट भी कहते हैं। तो पंचशाला या पंचवर्षीय सेटलमेंट वर्षीय बंदोबस्त इसने किया, पंचवर्षीय बंदोबस्त। और ये कब किया, 1772 में। तो 5 वर्ष के लिए था, यानी कि 77 तक चलेगा। ये 72 से कब तक चलेगा, 77 तक चलेगा, 1777 तक, ठीक है, ये चलेगा। तो पंचवर्षीय बंदोबस्त में क्या था, ये भी एक तरह से इजारेदारी सिस्टम का, इजारेदारी का उन्नत रूप था, उन्नत रूप। ये 5 साल के लिए शुरू किया गया पंचवर्षीय बंदोबस्त था। और इसमें बोली लगाई जाती थी एक तरह से ठेके पे देने के लिए। हाँ, किसी ज़मीन को ठेका पे देना है रेवेन्यू वसूल करने के लिए, तो उसके लिए बोली लगाई जाती थी, नीलामी किया जाता था ज़मीन का, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो ज़मीन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझिएगा, जैसे ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, हाँ, अब यहाँ पे पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया। अब इसके लागू करने का क्या तरीका था, 5 साल के लिए इसको ठेका पे देना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो इजारेदारी का मतलब होता है जो ठेका, इजारेदारी का मतलब होता है ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, और इजारेदार कहलाता है ठेकेदार, ठीक है ना। तो यही इजारेदारी जो पहले आपने देखी थी, यहाँ पे इजारेदारी प्रथा से यहाँ पे भी वसूल किया जा रहा था, लेकिन इसका उन्नत रूप आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के पंचवर्षीय बंदोबस्त में। तो इसमें क्या होता है कि ये लैंड हो गया और इसको देना है ठेका पर 5 वर्ष के लिए। तो इसकी बोली लगाई जाएगी, कैसे, पहले इसका एक निर्धारण कर लिया जाएगा कि इसको कोई भी बोली लगाएगा तो इसका मूल्य होगा ठेका का कम से कम 1 लाख, 1 लाख होगा, 1 लाख रुपया होगा। अब 1 लाख से नीचे कोई बोली नहीं लगा सकता। अब ABC 3 लोग हैं, 3 ठेकेदार हैं या इजारेदार हैं। ए अब कह रहा है कि मैं दूंगा 1.5 लाख, B कह रहा है मैं दूंगा 2 लाख, C कह दे रहा है कि मैं दूंगा 6 लाख। तो किसको दिया जाएगा, ये ठेका जो सबसे ज़्यादा वो नीलामी पे लगा दिया गया, और सबसे ज़्यादा ये 6 लाख जो बोली लगा रहा है, ठीक है, उसको दे दिया, यानी C को दे दिया जाएगा ये ज़मीन, कि जाओ अब यहाँ से रेवेन्यू वसूल करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जब व्यवस्था लागू हुई तो इसमें भी कमियां थी। आप देखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे ज़्यादा बोली पे ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम किसानों से वसूल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ भी तो शोषण होना शुरू हो जाएगा किसानों का, ठीक है ना, यहाँ भी शोषण होना शुरू हो जाएगा। और ये चूंकि 5 साल के लिए लागू किया गया तो 5 साल तक यही सिस्टम चलना था, एक ही व्यक्ति को ठेका मिला हुआ है यहाँ पर, हाँ, और वो शोषण कर रहा है। तो ये जो व्यवस्था है 1772 से 1777 तक ये फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया 1777 तक। फिर उसके बाद इसी योजना आप देखेंगे पंचवर्षीयों को बदल के कर दिया गया 1 वर्षीय बंदोबस्त कर दिया गया। ये कब किया गया, ये देखिए 5 साल तक चला, तो 1777 में ये पंचवर्षीय इसको कर दिया, 1 वर्षीय कर दिया गया पंचवर्षीय को। तो ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हो रहा है, ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा वॉरेन हेस्टिंग्स का है, ठीक है ना, ये सारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये वॉरेन हेस्टिंग्स का है। तो अब देखिए आप कि दोनों, ये भी जब देखिएगा तो ये भी ठेका पर दिया जा रहा है, ये 5 साल के लिए दिया गया, ये दिया गया 1 वर्ष के लिए, तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। फिर आप आगे देखेंगे कि
1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान थे, हाँ, जिसकी वजह से ये कौन नाराज है? वॉरेन हेस्टिंग्स नाराज है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स नाराज है और ये चला जाता है, फिर वापस रिजाइन कर देता है। हाँ, बीच में 1784 के बाद 1785 में अस्थायी तौर पर एक और गवर्नर जनरल आते हैं और फिर 1786 में फिर आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1786 में आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को इसी से जोड़ा जाता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में शुरू किया, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। हम पहुंच गए, अब हम समझेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे। इस पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने में, हाँ, 3 लोगों ने काम किया। वो कौन कौन लोग थे, उनमें क्या क्या डिस्कशन हुआ और फिर किस तरह से ये प्रणाली लागू की गई, किस उद्देश्य से लागू की गई और फिर उसके परिणाम क्या हुए। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट छूट रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कि रेवेन्यू बोर्ड का भी उसने गठन किया था। जब हम वॉरेन हेस्टिंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैंने क्या क्या बताया था एक बार फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जल्दी से देख लीजिए कि द्वैध शासन को खत्म किया। क्या कारण था? तो द्वैध शासन के दुष्परिणाम मैंने बताए और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी एक रीजन बताया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि विश्व में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ घट रही हैं, हाँ, उनकी वजह से भी नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और देखिए, रेवेन्यू बोर्ड का इसने गठन किया, हाँ, और रेवेन्यू बोर्ड का गठन करने के बाद इसने भारतीय दीवान जो थे उनको हटा दिया था। द्वैध शासन में 2 भारतीय दीवान रखे गए थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय। तो द्वैध शासन को खत्म किया, उसके बाद दोनों दीवानों को भी हटा दिया रेवेन्यू बोर्ड के गठन के बाद। और उसने ये कहा कि अब भारतीय जो दीवान टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उनकी जगह पे ब्रिटिशर्स होंगे टैक्स कलेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद वो 5 ईयर सेटलमेंट ले आता है, 5 साल का बंदोबस्त, पंचवर्षीय बंदोबस्त 1772 में, और 5 साल के लिए जमीन को ठेका पर दिया जाता है, फेलियर होता है। फिर उसको बदल के 1 साल का किया जाता है, तो वो भी फेलियर हो जाता है। इसमें ठेका अब 1-1 साल पे दिया जाएगा, हाँ, हर साल नए व्यक्ति को दे दिया जाएगा। इसमें एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा था 5 साल के लिए, बावजूद ये फेलियर हो जाता है। और इसका रीजन भी ये था कि कहा जाता है कि देखिए, जो यहाँ पर ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स रखे गए वो उनको भारतीय परिस्थितियों के बारे में, हाँ, भारत के शासन प्रशासन के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है। और यहाँ पे जो भारतीय दीवान ये काम कर रहे थे उसको भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटा दिया था। 2 भारतीय दीवान जो थे फ्रंट पे रख के इनको काम कर रहे थे अंग्रेज द्वैध शासन के दौरान, राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान को, तो वो भी हटा दिए गए। तो इस वजह से भी ये दोनों जो बंदोबस्त थे, पंचवर्षीय बंदोबस्त यानी 5 ईयर सेटलमेंट और 1 वर्षीय बंदोबस्त यानी कि 1 ईयर सेटलमेंट, तो दोनों फेलियर हो गए। अब उसके बाद 1786 में आ जाएगा कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही कहा जाता है ये जो अस्थायी बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल रहा भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे वो रहा 1786 से 1793, ठीक है। अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने के पीछे कई लोगों का हाथ था। लागू करने वाला तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लेकिन 3 प्रमुख लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त पर जो डिस्कशन हुआ इसमें 3 लोग जो हैं उसमें तो एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है जो कि गवर्नर जनरल है, ठीक है। उसके अलावा एक है जॉन शोर जो कि रेवेन्यू बोर्ड जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था उसका अध्यक्ष रहा था, ठीक है। और एक है जेम्स ग्रांट, कहीं कहीं चार्ल्स ग्रांट भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जॉन शोर, जेम्स ग्रांट और लॉर्ड कॉर्नवालिस,
ये 3 लोगों के बीच डिस्कशन हुआ है। और किन किन मुद्दों पे डिस्कशन हुआ है, तो प्रमुख चीज़ें जो हैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ। जैसे इसमें पहले तो एक चीज़ देखिए कि आइडिया किसका था। इस ब्रिटिश भू राजस्व नीति जो अस्थाई बंदोबस्त है, इसका आइडिया आया किसके दिमाग में, यानी कि विचार किसका था, आइडिया, पहली बात। दूसरा देखिए, वसूल यानी कि रेवेन्यू की वसूली कौन करेगा, पहली बात। सबके अलग अलग व्यूज होंगे, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद जमीन पर मालिकाना हक, जमीन स्वामित्व आप लिख लीजिए, जमीन पर स्वामित्व, स्वामित्व कहाँ पे, स्वामित्व या मालिकाना हक, स्वामित्व किसका, तो लैंड का, लैंड पे स्वामित्व किसका होगा। अगर ये लागू किया जाता है ये बंदोबस्त, तो आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या होगा, बेस ईयर क्या होगा, और बंदोबस्त की अवधि, अवधि यानी कि टाइम क्या होगा, अवधि यानी कि टाइम, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें जरूर जाननी चाहिए। यहां मैं इसको देखिए समझिएगा, ये ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं मैं। यहां पे आप 1786 और 93 तो जान ही गए, इस बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस से। यहां पे देखिए, ये बस इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे वसूली, ये है स्वामित्व किसका होगा, ठीक है, बेस ईयर क्या होगा। देखिए डिस्कशन चल रहा है, इसमें बहुत जरूरी है समझना, यहाँ सवाल आ जाते हैं कई बार। देखिए ये जो है ये टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि आइडिया किसका था भाई, तो आइडिया है जॉन शोर का। ये आइडिया जॉन शोर का है, अस्थाई बंदोबस्त का। अगर पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम में कि अस्थाई बंदोबस्त का आइडिया, उद्देश्य क्या था, सब बताऊंगा अभी, ठीक है। जॉन शोर का आइडिया था, तीनों में डिस्कशन चल रहा है। तो जॉन शोर ने कहा था, ये आइडिया दिया था। तो सवाल आता है कि रिकमेंडेशन किसका था, तो अस्थाई बंदोबस्त का आइडिया या विचार आया था जॉन शोर के मन में। उसके बाद वसूली कैसे हो, टैक्स की वसूली कौन करेगा, तो यहां पर देखिए जॉन शोर ने कहा था कि जमींदार करेगा, जमींदार करेगा यानी कि लैंडलॉर्ड करेगा। जेम्स ग्रांट या चार्ल्स ग्रांट ने कहा था कि जमीन ये है, नहीं, इसने भी कहा था कि जमीन, दोनों ने कहा जमींदार करेगा, जमींदार करेगा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इस बात को लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त में मान लेगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भी जमींदार के लिए ही तैयार होगा, ठीक है, जमींदार ही। उसके बाद स्वामित्व किसका होगा, अगर लैंड, हाँ, जो लैंड होगा, जिस लैंड पे अस्थाई बंदोबस्त किया जाएगा, ठीक है, यानी जहां से फिक्स्ड रेवेन्यू भू राजस्व निकालना है, हाँ, उस लैंड का स्वामित्व यानी मालिकाना हक किसे दिया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा या फिर जमींदारों को दिया जाएगा। तो जॉन शोर का कहना था कि जमींदारों को मिलना चाहिए मालिकाना हक, जमींदारों को मिलना चाहिए मालिकाना हक, ये जॉन शोर का कहना था। जबकि यहां पर डिफर कर रहा था जेम्स ग्रांट, ये कह रहा था कि सरकार जो है, सरकार को मालिकाना हक मिलना चाहिए, जमीन जो होनी चाहिए जिस पे अस्थाई बंदोबस्त किया जाएगा वो सरकार का होना चाहिए, जमींदार सिर्फ टैक्स कलेक्टर होगा, जैसा यहां दिखाया जा रहा है। लेकिन यहां पर कॉर्नवालिस जो है बात किसकी मानेगा, यहां बात माना जाएगा स्वामित्व को लेकर जॉन शोर का, यानी ये भी जमींदार को ही मानेगा कि जमींदार को ही स्वामित्व मिलना चाहिए। समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, ये पूरा आप देख लीजिए। उसके बाद बेस ईयर, हाँ, ये तैयार कि बेस ईयर क्या माना जाए, आधार वर्ष क्या माना जाए। तो जॉन शोर और जेम्स ग्रांट यहां भी डिफर कर रहे थे, ठीक है। और जबकि जेम्स ग्रांट ने कहा कि 1765 में बंगाल की दीवानी मिल गई थी, बंगाल बिहार उड़ीसा की, इलाहाबाद की संधि के बाद।
तो 1765 को ही आधार वर्ष बनाया जाए। हाँ, उसी के आधार पर ये टैक्स जो है वो फिक्स किया जाए और इसी के आधार पर यह अस्थायी बंदोबस्त किया जाए, ठीक है ना। इसने कहा था 1765 को बनाया जाए, ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि इसने कहा कि 1790-91 को, यानी कि ये जब ये बात चल रही होगी 1790-91 को इसने कहा कि बनाया जाए बेस ईयर, ठीक है। जॉन शोर ने माना किसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो 1790-91 को ही माना गया, ठीक है। उसके बाद अवधि क्या होनी चाहिए, ये दोनों इस विषय में एकमत थे। हाँ, इन्होंने कहा था कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त हो कुछ वर्षों के लिए हो, कुछ वर्षों के लिए हो, ठीक है। इसका भी था कुछ वर्षों के लिए, मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड हो, कोई उसके लिए हो। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, वो भी अस्थाई हो और ये भी परमानेंट हो, कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, ये जो बंदोबस्त होगा इसकी अवधि अस्थाई हो रहेगी, अस्थाई अवधि होगी, परमानेंट होगी, अस्थाई होगी, ये अवधि जो होगी परमानेंट होगी। परमानेंट के लिए इसको कर दिया गया परमानेंट। तो देखिए यहां पर ये तीन लोगों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो अस्थाई बंदोबस्त लागू ही किया, लेकिन पूछा जाए कि आइडिया किसने दिया, तो आइडिया दिया था जॉन शोर ने। देखिए ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आइडिया देने का काम जॉन शोर कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर टैक्स की वसूली कौन करेगा, जमींदार करेगा कि किसान करेगा कि सरकार करेगी, कंपनी करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोनों कह रहे हैं, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, कि जमींदार ही वसूली करेगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बात को मान लिया था कि जमींदार करेगा, लेकिन जॉन शोर और जेम्स ग्रांट एक बात में डिफर कर रहे थे कि ओनरशिप किसकी होगी, स्वामित्व किसका होगा, मालिकाना हक किसका होगा जमीन पे। तो ये कह रहा था जॉन शोर की जमींदार का होगा, जबकि ये कह रहा था सरकार का होगा। ये कहता था जमींदार सिर्फ बिचौलिया होगा, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन मालिकाना हक नहीं होगा उसका। हाँ, ये सरकार जो होगी उसी का मालिकाना हक होगा, लेकिन मान लिया गया कि जमींदार को मालिकाना हक दिया जाएगा। उसके बाद बेस ईयर कौन सा, तो 1790-91 ये कह रहे हैं जॉन शोर, और 1765 ये कह रहा है, माना गया 1790-91। अवधि के लिए कुछ वर्षों के लिए इसने कहा जॉन शोर ने, जबकि जेम्स ग्रांट ने जेम्स ग्रांट ने भी कहा कुछ वर्षों के लिए, लेकिन इसका विचार था कि इसको अस्थाई किया जाए, ठीक है। तो हुआ क्या, आप देखेंगे कि ज्यादातर बातें जो है ना जॉन शोर की मान ली गई है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले 1789 में विचार आया था जॉन शोर के मन में, जॉन शोर के मन में विचार आया, आइडिया आया 1789 में। फिर इस तरह का जो बंदोबस्त जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, ये जॉन शोर व्यवस्था के नाम से, जॉन शोर व्यवस्था इसको कहा गया। 10 वर्षों के लिए लागू, और कब लागू हुआ, 1790 में, ठीक है। और फिर परमानेंट सेटलमेंट के रूप में, परमानेंट इसको कर दिया गया, परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया, सेटलमेंट कर दिया गया 1793 में। और ये किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये लागू कहाँ कहाँ किया गया, तो देखिए ये लागू किया जाएगा, ये देखिए ये लागू होगा यहाँ पर, अगर आप ये मैप देखें तो ये लागू होगा यहाँ पर, देखें बंगाल में, बंगाल में लागू होगा। तो बंगाल में आप देखेंगे तो बंगाल में ये तीनों क्षेत्र आ जाएंगे, यहाँ पे बंगाल,
बिहार और उड़ीसा, ये लागू होगा। उसके बाद ये लागू होगा अवध के क्षेत्र में। अवध जो आज आप कहीं कहीं यूपी भी दे सकता है, अवध। तो अवध के क्षेत्र में गाजीपुर, वाराणसी, ठीक है, गाजीपुर और वाराणसी। और यहां पर देखेंगे तो उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। तो यहां पर देख लीजिए कहां कहां है। एक तो देखिए ये बंगाल में बिहार, बंगाल बिहार और उड़ीसा, गाजीपुर, हाँ, वाराणसी अवध के क्षेत्र में, और ये उत्तरी कर्नाटका। यहां पर देखिए आपको पता चल जाएगा इन क्षेत्रों में लागू किया गया। तो ये जो पूरा क्षेत्र था यहां पर मैं मिटा दूं और फिर लिख दूं। देखिए ये बिहार, पहले आप लिखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और अवध में या यूपी में, आप अवध कहें या यूपी कहें, यहां पर आप देख लेंगे गाजीपुर, वाराणसी, गाजीपुर, वाराणसी, और यहां पर आप लिखेंगे उत्तरी कर्नाटक। तो ये जो पूरा क्षेत्र हुआ, ये पूरा क्षेत्र ये था 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे लगाया गया, तो आप कहेंगे यही 19%। यानी कि जो भी ब्रिटिश भारत के अधीन क्षेत्र हैं, ठीक है, और उसका जो 19% भाग है उसी पे लगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि आप एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है, उद्देश्य क्या था, प्रणाली क्या थी, और फिर इसके परिणाम क्या रहे। तो देखिए, देखते चलते हैं एक साथ। यहां पर मैं लिख रहा हूं उद्देश्य, प्रणाली, और फिर परिणाम इधर लिखेंगे। पहले देखिए उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य है एक तो नियत इनकम, नियत आय पहला उद्देश्य था। क्यों था नियत आय? क्योंकि देखिए अगर अस्थाई रहेगा बंदोबस्त, अगर टैक्स जो है वो अस्थाई रहेगा तो एक फिक्स हो जाएगा कि हर साल हमें इतना इनकम आना है, और उस इनकम में हमारे लिए किसी भी प्रशासनिक कार्य के लिए योजनाएं बनाना आसान रहेगा। आप सिंपल सोचिए कि अगर आपको पता है कि हर महीने आपकी सैलरी आ रही है 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, तो आप उस हिसाब से अपना बजट बना लेंगे, पहले ही बना के रख लेंगे। आपको पता है कि 50,000 आ रहा है, लेकिन किसी महीने में 5,000 आए, किसी महीने में 1,00,000 आए, किसी महीने 20,000 आए, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं बट आप योजनाएं नहीं बना सकते, एक परमानेंट योजना जो होती है वो नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपका फंड, पैसा और इनकम अगर नियत हो जाए, आपको पता है कि इतना आने वाला है, तो आप अपनी योजनाओं को अच्छे ढंग से बना सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो नियत आय, तो इसीलिए इस प्रणाली में नियत आय के उद्देश्य से रखा गया अस्थाई राजस्व रखा गया, अस्थाई राजस्व रखा गया। अब देखिए यहां पर देखते चलिएगा आप, यहां पर मैं जरा ये कर लूं, ये अस्थाई राजस्व,
उद्देश्य है, प्रणाली है, इसको देखते चलिए। देखिए इन्होंने जब अस्थाई राजस्व रख दिया, अस्थाई राजस्व यानी कि बिल्कुल राजस्व हर समय फिक्स है, हर साल फिक्स है, तो नियत आय इनकी हो गई, तो पहला उद्देश्य पूरा हो गया। इनका दूसरा उद्देश्य भी था, तो दूसरा उद्देश्य क्या था कि इनको मैन पावर के इस्तेमाल से मुक्ति मिल जाए। देखिए मैन पावर से मुक्ति मिल जाए। कैसे? देखिए अगर ये कंपनी खुद जाती है वसूलने के लिए टैक्सेस, भू राजस्व, तो कंपनी के लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ जानकारी भी नहीं है, यहाँ के बारे में, यहाँ के प्रशासन के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ के लोगों के साइकोलॉजी के बारे में, यहाँ के गांवों के बारे में, यहाँ के लोगों के मेंटेलिटी के बारे में, किस चीज़ की आवश्यकता है, मिट्टी कैसी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो एक तो जब इनको जानकारी नहीं है तो इनको बहुत सारा मैन पावर लगाना पड़ेगा इसकी जानकारी के लिए, सर्वेक्षण के लिए। जमीन का सर्वेक्षण करो, वहाँ देखो कि कौन कौन सी फसल होती है, कब कितनी फसल होती है, किसके पास कितना लैंड है, कितने कृषक हैं, इन सब की जानकारी रखनी पड़ेगी। तो इसमें अच्छा खासा मशीनरी लगेगा, अच्छा खासा मैन पावर लगेगा अगर कंपनी खुद जाती है वसूल करने, तो ठीक है, टैक्स यानी भू राजस्व। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का जो प्रशासनिक काम है और जो काम है भारत में, उनके जो प्रशासनिक कार्य हैं, तो उसमें उनको रुकावट आ सकती है। एक तो जानकारी नहीं है ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा भारत के बारे में, भारत के परिवेश के बारे में, और उसके बाद अगर ये जाते भी हैं तो ब्रिटिशर्स के पास लोगों की कमी हो जाएगी यहाँ पर प्रशासन चलाने के लिए। तो इसलिए इन्होंने तय किया कि इस प्रणाली में अस्थाई राजस्व तो होगा ही, और वसूली भी वो टैक्स की खुद नहीं करेंगे। यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड होगा, एक जमींदार होगा, ठीक है, जमींदार होगा, वो जमींदार, ठीक है। इस प्रणाली में जमींदार जो है वो वसूली करेगा, टैक्स की वसूली करेगा जमींदार, ठीक है। ये बात हो गई। किस वजह से? उद्देश्य क्या था जमींदार को रखने का? कि मैन पावर के इस्तेमाल से उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको जानकारी भी नहीं है। अब तीसरे उद्देश्य की बात करें, ठीक है। तीसरा उद्देश्य इनका, एक तो लैंडलॉर्ड्स, के रूप में एक समर्थक वर्ग तैयार करना। देखिए लैंडलॉर्ड्स के रूप में एक समर्थक वर्ग तैयार करना भी ये चाहते थे। तो इसीलिए देखिए टैक्स की वसूली कौन करेगा? या जॉन सोर ने भी कहा था कि जमींदार करे, और जेम्स ग्रांट ने भी कहा, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एज इट इज इसको रख लिया कि चलो जमींदार करेंगे। अब यहां पर जो तीसरा उद्देश्य है कि लैंडलॉर्ड्स के रूप में एक समर्थक वर्ग तैयार करना है इनको, ठीक है, एक समर्थक वर्ग तैयार करना है। तो समर्थक वर्ग जो है वो कैसे तैयार होगा? तो इन्होंने क्या किया कि ये दिखाया कि भाई जो स्वामित्व है लैंड का, स्वामित्व जो है, स्वामित्व यानी कि ओनरशिप, स्वामित्व जो जमीन की है वो किसकी होगी भाई? तो स्वामित्व किसान की होगी कि सरकार की होगी कि लैंडलॉर्ड की होगी? तो यही इसी जमींदार की होगी जो वसूल रहा है टैक्स, तो ये जमींदार ही होगा। अब देखिए यहां पर जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया, स्वामित्व दे दिया गया जमीन का। अब ये जो स्वामित्व इसको जब दे दिया गया तो क्या होगा? ये तो खुश होगा कि भाई मुझे तो जमीन मिल गया, अब हमको खेती करानी है। तो नेचुरली ये थोड़ा फेवर करेगा अंग्रेजों को, ये अंग्रेजों की तरफ इसका झुकाव रहेगा। और आगे आप देखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह होता है उसमें जमींदारों ने
अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो जमीन का स्वामित्व जमींदार को बना दिया गया और इसको यह भी अधिकार दिया गया कि वो जमीन सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, गिरवी रख सकता है, मॉर्गेज कर सकता है। ठीक है, ये सब कर सकता है, सारा अधिकार आपको दिया गया। यानी कि जो कृषक है, कृषक को जमींदारों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। तो एक तरह से जमींदार जो है यहाँ पे हैं, जो कि वसूली कर रहे हैं, यही जमींदार जो कि जिनको की जमीन का मालिक बनाया गया है, वो वसूली कर रहे हैं। तो अब क्या है, ये खुश हो जाएंगे कि भाई चलिए हमारे फेवर में काम हो रहा है। तो एक तरह से समर्थक वर्ग ये तैयार करने में सफल हो रहे हैं और इसका एग्जाम्पल आप 1857 के आंदोलन में भी देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई। उसके अलावा अगर चौथा अगर आप देखें तो एक उद्देश्य ये भी था कि जो जमींदार होंगे कृषकों को फायदा देंगे, जिसमें कि असफल हो जाता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक उद्देश्य कृषकों को फायदा पहुंचाने का भी इनका उद्देश्य था, एक उद्देश्य चौथा, कृषकों को लाभ, ये लाभ कैसे मिलेगा समझिएगा, कृषकों को लाभ। अब यहां पर देखिए मैं बताऊं कि कॉर्नवालिस ने ये सोचा था, देखिए कॉर्नवालिस खुद एक लैंडलॉर्ड था और इसने ये सोचा था कि जैसे कैसे लाभ होगा, अगर किसी भी इसने तो कहा कि भाई फिक्स होगा लैंड रेवेन्यू जो होगा, मान लीजिए ये जमीन है और यहां पर 100 यूनिट मैंने समझाया है कि 100 यूनिट अगर यहां पर रेवेन्यू है तो 100 यूनिट में से कितना जाएगा, 89 जाएगा, 89 यूनिट जाएगा किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11 यूनिट चला जाएगा इसी लैंडलॉर्ड को। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि ये सोचा गया इसमें, और इसमें यह व्यवस्था है कि एक बार इस लैंड पे जाके डिसाइड हो गया कि 100 यूनिट का रेवेन्यू है, तो ये डिसाइड हो गया कि इतना इतना बंटवारा होगा लैंडलॉर्ड में, हाँ यानी जमींदार में और कंपनी में। उसके बाद चाहे आगे प्रोडक्शन बढ़ जाए, मान लीजिए बारिश अच्छी हो गई, हाँ अब प्रोडक्शन बढ़ के मैंने अभी भी बताया कि 130 यूनिट हो गया, तो ये जो रेवेन्यू हो गया 130 यूनिट हो गया, फिर भी कंपनी कितना लेगी, फिक्स ही लेगी, फिर भी कंपनी लेगी 89 यूनिट। ध्यान दीजिएगा 89 यूनिट ही लेगी, और जो बच जाएगा यानी कि 11 और 30 41 यूनिट ये ले लेगा लैंडलॉर्ड। ठीक है ना, यानी कि हर स्थिति में फिक्स है, अब नहीं बढ़ना है। एक बार जो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, और चाहे कम भी हो जाए, मान लीजिए मैंने बताया कि 90 यूनिट हो गया, अगर घट गया किसी वजह से उपज घट गई, तो अब फिर भी 89 यूनिट आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा, फिक्स ही रहेगा, और 1 यूनिट चला जाएगा किसके पास, लैंडलॉर्ड के पास। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है बिल्कुल फिक्स होगी। तो इन्होंने सोचा कि कॉर्नवालिस ने कि कृषकों को कैसे लाभ होगा, तो इन्होंने सोचा कि देखिए जब स्वामित्व दे दिया जाएगा जमींदार को, इसको वसूली का भी अधिकार होगा, जमीन का स्वामित्व दे दिया, जमीन का किराया लेगा ये, हाँ जमीन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर का अधिकार है, गिरवी रखने का अधिकार है, ये सब अगर है तो ये सोच रहा है कि किसान जमींदार क्या करेगा कि ये निवेश करेगा जमीन यहाँ पर लैंड में, और तरह तरह के टेक्निक ढूंढेगा कि कैसे फसल को बढ़ाया जाए, कैसे उपज को बढ़ाया जाए। ठीक है, और इससे जो उपज में बढ़ोतरी होगी तो उससे फायदा जमींदार को हो रहा है, तो उस फायदे में से, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फिक्स ही मिलना है, तो इसने कहा भाई जो जमींदारों को फायदा हो रहा है वो उस फायदे में से वो किसानों के लिए भी कुछ करेंगे। ये सोचा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद एक लैंडलॉर्ड था और इंग्लैंड में जिस चीज को ये देख के आया था कि इंग्लैंड में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वैसा भारत में भी महसूस कर रहा था कि भारत में भी वैसा ही होगा, यहाँ के जो जमींदार होंगे वो ऐसा करेंगे। लेकिन जमींदारों ने क्या किया था कि सारा का सारा जो फायदा है, अगर
फसल में बढ़ोतरी होती है तो सारा फायदा ये खुद हड़प लेते थे और कृषकों को कुछ नहीं देते थे, पीजेंट्स को कुछ नहीं मिलता था। इसलिए ये उद्देश्य जरूर फेलियर हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो ये 3-4 उद्देश्य थे, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या क्या हुआ था। इसमें एक बेस ईयर हमने बता दिया था। अब यहां प्रणाली में बेस ईयर किसको बनाया गया था, यानी आधार वर्ष 1790-91 को, ठीक है। उसके बाद ये लागू कहाँ हुआ था, तो 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे, ये पहले भी बता दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद इसमें लाया गया 1794 में एक सनसेट लॉ लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, सनसेट लॉ 1794 में सूर्यास्त का नियम लाया गया। और इसमें देखिए होता क्या था, कोई खास डेट फिक्स कर दिया गया और कहा गया कि उस दिन तक जो सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय तक अगर जमींदार जो इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू इनको देना है, जो वसूल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, वो नहीं दे पाते तो जमींदारों का जमीन भी छीन लिया जाएगा और उनका नीलामी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का, जमींदार कृषकों का जमीन छीन सकते हैं, उनकी नीलामी कर सकते हैं, और जमींदार का जमीन कौन छीन सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर जमींदार समय पे रेवेन्यू नहीं देते हैं। अब देखिए अस्थाई राजस्व जो था, यहां पे मैं समझा रहा था नियत आय और अस्थाई राजस्व। तो अस्थाई राजस्व के लिए क्या रेट तय किया गया था, तो देखिए ये रेट तय क्या किया गया था, देखिए यहां भी मैंने लगभग आपको आइडिया हो गया होगा। एक तो रेट ये तय किया गया कि जो भी रेवेन्यू होगा उसका 89% या आप कहें 10/11 ये जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11% यानी कि 1/11 जाएगा लैंड लॉर्ड को, यही इसी लैंड लॉर्ड को। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया उद्देश्य क्या था, नियत आय, हाँ, मैन पावर से बचना था, मैन पावर के इस्तेमाल से, ताकि प्रशासनिक गतिविधियों में उनको लगाया जा सके, उनको यहाँ की वसूली में नहीं लगाया जाए। हाँ, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी यहाँ पर टैक्स की वसूली में, आइडिया नहीं था यहाँ के बारे में, हाँ, भारत के बारे में बहुत ज़्यादा, यहाँ के क्षेत्रों के बारे में, यहाँ के फसल के बारे में, किसके पास कितनी ज़मीन है। तो कहा गया कि भाई एक ज़मींदार ही रहेगा जो उस क्षेत्र में एक जैसे ज़मींदार है, तो कहा गया कि भाई किसी क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र है, हाँ, कोई दूसरा क्षेत्र है, कोई तीसरा क्षेत्र है, हर क्षेत्र के लिए एक एक जमींदार जो इस क्षेत्र में रहता हो अपॉइंट कर लिया जाए, और वही जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, जितनी जमीनें होंगी, जितने कृषक होंगे, उनसे वसूलेगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा ले जाके। ये भी वसूलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी वसूलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ले जाके दे देगा, ठीक है ना। तो सब अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और जाके दे देंगे। तो इसी तरह से जमीन का उन्होंने बंटवारा किया कि एक ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो एक क्षेत्र विशेष का हो और उस क्षेत्र का जमींदार उसे नियुक्त कर दिया जाए, उसे लैंड का ओनरशिप दे दिया जाए, और वही वसूल करेगा जो भी भू राजस्व होगा, और वसूल करने के बाद जो भी भू राजस्व आएगा, हाँ, उसका 89% एक बार जो फिक्स हो जाएगा शुरुआती दौर में, लेकिन उपज बढ़ने के केस में नहीं है, तब भी उतना ही है। तो कहा गया कि भाई उसका 89% यानी 10/11 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा, और 11% यानी 1/11 वो खुद रख लेगा लैंडलॉर्ड। तो ये बात हो गई। तो यहां तक आपने देख लिया प्रणाली क्या थी, सनसेट लॉ क्या था, ये भी समझ लिया आपने, हाँ। और ये जो लागू हुआ था 19% ब्रिटिश भारत पे, तो ये भी कहाँ कहाँ था, ये मैंने बता दिया था। ये था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, गाजीपुर, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, ये था।
तो ये यहाँ तक आप देख लीजिए, ये कई बार दे देता है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ तक आपको याद रखना है कि अस्थाई, ये जो प्रणाली है देखिए ये कैसे हो गया, कंपनी हो गई, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये कंपनी हो गई, कंपनी हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बीच में बिचौलिए के तौर पे कौन हो गया, बिचौलिए के तौर पे हो गया ये जमींदार जो कि टैक्स वसूलेगा, और तब नीचे आ जाएंगे कृषक। यही पैटर्न होगा, बिचौलिया है जमींदार, कृषकों से, कृषक इसको देंगे, ये कंपनी को दे देगा। कितना देगा, 89%, खुद कितना रखेगा, 11%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए आप समझ गए कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति में जो अस्थाई बंदोबस्त है उसमें एक जमींदार को, इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, एक जमींदार को बिचौलिए के तौर पर रख दिया गया है, इसको जमीन का मालिक बना दिया गया है, और इसी को कहा गया है कि आप जो है अपने क्षेत्र के किसानों से, हाँ, एक खास क्षेत्र उसको दे दिया गया, खास जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, और कहा गया कि यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं किसान, उनसे आप रेवेन्यू वसूल कीजिए और फिर कंपनी को दे दीजिए। कितना वसूल कीजिए, तो जो भी वसूल कीजिए उसका 89% जो तय हुआ शुरुआती दौर में। और उसके बाद तो ये मेथड आप समझ ही रहे हैं कि कैसे उपज में जब बढ़ोतरी भी हो जाएगी तब भी फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम जो है 89 यूनिट ही इनका रहेगा हमेशा। तो देखिए ये आपने देख लिया कि उद्देश्य क्या था, प्रणाली क्या थी, हाँ, ये पूरी प्रणाली क्या थी, और उस प्रणाली में कैसे कैसे राजस्व का बंटवारा होगा। हाँ, पूछ दिया जाएगा आपसे कि इसमें अस्थाई बंदोबस्त में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी, तो जमींदार की थी। ठीक है, स्वामित्व तो किसका था जमीन पे, तो जमींदार का था। बेस ईयर किसको बनाया गया, 1790-91 में। लागू कितने प्रतिशत भाग पे हुआ ब्रिटिश भारत के, तो 19% भाग पे। सनसेट लॉ कब लाया गया, तो 1794 में। सनसेट लॉ में क्या था कि अगर जमींदार जिनको वसूली करना है, हाँ, वो एक निर्धारित तिथि है, उस तिथि के सूर्यास्त तक, सनसेट तक अगर अपना रेवेन्यू जमा नहीं कराते हैं इनसे वसूल कर कृषकों से, तो इनके जमीन को छीन लिया जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेगी और किसी दूसरे को नीलाम कर देगी। ये बात थी, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। अब फाइनली हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम परिणाम देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त के परिणाम क्या हुए। तो देखिए परिणाम, अगर देखें परिणामों को, अगर हम देखें परिणाम, तो देखिए अगर हम पहले ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखें, अगर ब्रिटिशर्स के हिसाब से, तो इनके लिए पॉजिटिव परिणाम क्या हुए और निगेटिव परिणाम क्या हुए। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम, तो देखिए सकारात्मक में इनकी आय निश्चित हो गई, एक नियत आय हो गई, निश्चित आय हो गई, आय निश्चित हो गई कि इतना आना ही आना है सालाना, जो कि इनके उद्देश्यों में शामिल था कि एक नियत आय हो। ठीक है, इसलिए अस्थाई भू राजस्व चाहिए इनको। ठीक है, तो आय निश्चित हो गई, तो मैन पावर भी इनका बचा, मैन पावर बचा इनका। और मैन पावर जो इनके उद्देश्यों में शामिल था कि इनको अपना मैन पावर नहीं लगाना है, यहाँ के जमींदार को जिम्मेदारी देनी है, और बिचौलिए के तौर पे उन्होंने उसको रख दिया टैक्स वसूलने के लिए भी, और उसको जमीन का मालिक भी बनाया। तो मैन पावर बच गया, और इस मैन पावर को जो उनका बचा उसको उन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यों में लगाया। दूसरा, आपको जमींदार के रूप में समर्थक वर्ग मिल गया, समर्थक वर्ग मिल गया। और मैंने बताया कि चूंकि जमींदार को मालिक बनाया गया जमीन का, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई। हाँ, एक खास रेवेन्यू के बाद, एक निश्चित रेवेन्यू के बाद जो भी होता था वो रखता था कौन, जमींदार रखता था। ठीक है, उसको जमीन का मालिक भी बनाया गया, जमीन को बेचने का और गिरवी रखने का, ट्रांसफर करने का उसको अधिकार था। तो इन सब चीजों से एक जमींदार के रूप में समर्थक वर्ग अंग्रेजों ने तैयार कर लिया, जो चाहते थे कि भाई
जो ज़रूरत पड़े तो भारत में उनको डिफेंड करने वाला एक वर्ग हो। और ये साबित भी होता है 1857 का जब आंदोलन हुआ तो उसमें जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इनके लिए नेगेटिव पॉइंट, तो नेगेटिव में आप देखिए तो नेगेटिव में इनको सरप्लस जो अमाउंट था, सरप्लस अमाउंट जो है ये इनको नहीं मिला, इससे इनको नुकसान हुआ। मैंने क्या बताया, सरप्लस अमाउंट क्या था, मैंने ये बताया था कि ये फिक्स हो गया 100 यूनिट यहां पर है रेवेन्यू, और देना किसको, देना कितना है, तो इसमें से देना है 89 देना है किसको, 89 देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लैंडलॉर्ड के पास कितना रहेगा, तो 11 रहेगा, ठीक है। तो ये जब जमीन देखा गया और तय कर लिया गया कि इतना होगा, उसमें से 89 हमको चाहिए रेवेन्यू के तौर पे, अस्थाई तौर पे हमेशा इतना चाहिए। अब अगर ये किसी बारिश की वजह से बारिश अच्छी हो गई या कोई और जमींदार ने निवेश कर दिया, कुछ उर्वरक डाल दिया जमीन में, पैदावार ज्यादा हो गई और ये रेवेन्यू हो गया 120 यूनिट, फिर क्या होगा, तब भी कंपनी को क्या मिलना है, 89 यूनिट ही मिलना है, ठीक है, 89 यूनिट ही, और बाकी इसको क्या मिल जाएगा, तो इसको मिलेगा बाकी का कितना, 11 बच गया और ये 20 बच गया, तो 31 यूनिट मिल जाएगा किसको, लैंडलॉर्ड को। तो इस तरह से जो सरप्लस अमाउंट होता जा रहा है, जो किसी वजह से जब पैदावार बढ़ती है, उपज बढ़ती है, उस स्थिति में भी ये सरप्लस अमाउंट अंग्रेजों को नहीं मिल पा रहा है, तो इसका नुकसान हुआ है। और आप देखेंगे कि जो इन्होंने एक उद्देश्य बनाया था कि जमींदार जो हैं वो लैंड में निवेश करेंगे, इंप्रूव करेंगे, देखेंगे कि तरह तरह के फसल को कैसे रोटेट किया जा सकता है, कैसे जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाई जा सकती है, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो लैंडलॉर्ड्स ने जो लैंड का इंप्रूवमेंट है ये नहीं किया, ठीक है। तो इसी इंप्रूवमेंट के बदौलत उनके उद्देश्य में शामिल था, कॉर्नवालिस के उद्देश्यों में शामिल था कि कृषकों को लाभ होगा, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। और बाकी थोड़ा बहुत जो कहीं ज्यादा अगर पैदावार हो गया वो सरप्लस भी खुद रख ले रहे हैं, किसानों को दे नहीं रहे हैं। तो उस उद्देश्य में जो है वो ब्रिटिश फेलियर हो गए। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए अब लॉर्ड्स को क्या फायदा हुआ भाई, तो लैंड लॉर्ड्स के लिए तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव था। देखिए इनकी नियमित आय हो गई, नियमित आय हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, आप देखें जमीन पर, अब देखिए एक बड़ी बात, जमीन पर पैतृक अधिकार भी इनको दिया गया था, ठीक है। पैतृक अधिकार, वहां जो जमींदार जो था जो वसूली कर रहा है, इसको पैतृक अधिकार भी है। यानी कि जमींदार ने कोई जमीन लिया हुआ है जिस पे वो वसूली कर रहा है और उसको मालिक बनाया गया, मालिकाना हक दिया गया है। अगर वो नहीं रहता तो वो जमीन ट्रांसफर हो जाएगा उसके बेटे को, उसका बेटा नहीं है तो फिर उसके पोते को, तो इस तरह से ट्रांसफर हो जाता था। जमीन पर पैतृक अधिकार था, जमीन जो होती थी आनुवंशिक होती थी, हाँ ठीक है, हेरिडिटरी राइट्स था जमींदारों का जमीन पे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये चीजें हैं तो सामाजिक व आर्थिक रूप से ये स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। कौन, जमींदार। तीसरा आप देखिए पॉइंट, अब यहां देखिए हुआ क्या कि जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, ये एल स्टैंड्स फॉर लैंडलॉर्ड, जमींदार के अधीन जमींदार की स्थिति आ गई यहां पर। कैसे, अब देखिए हुआ क्या, अब इसके दुष्परिणामों को देखिए। अब ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और ये लैंड मिला है ए को। अब ए क्या करेगा, ये इसको दो भाग में बांट देता है। ये पूरा लैंड ए का है, इसको 100 यूनिट इसको देना है यहां से रेवेन्यू,
ये क्या करेगा, ये बी और सी को बांट देगा। ठीक है, बी और सी को बांट देगा 100 यूनिट। ठीक है, बी और सी को बांट दिया आधा आधा, और अब कहेगा कि भाई इससे हमें मतलब नहीं है, ये खुद क्या होगा, ये खुद बैठा हुआ है, हाँ बैठ जाएगा, इनको दे देगा ठेके पर। तो ठेके पर इनको दे देगा, तो अब ये क्या करेंगे, इनसे कहेगा ये कि भाई आप हमको दे दीजिए 100 यूनिट यहां से, क्योंकि मुझे 100 यूनिट ही चाहिए, उसमें से 11 खुद के लिए रखना है और 89 हमको दे देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके लिए आपको जो भी वसूल करना है वसूल कीजिए। हाँ, हमें मतलब नहीं है, आप कितने पे भी लगाइए, हमें 100 दे दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, जो जमीन 100 रुपए में ठेके पे चल रही थी, ये आएंगे और ये आके करेंगे क्या, ये 75 वसूलना शुरू करेंगे यहाँ से। अब ये वसूल कर रहे हैं यहाँ से ये वसूल कर रहा है, यहाँ से बी वसूल कर रहा है। ठीक है, सी यहाँ से वसूल कर रहा है, बी यहाँ से वसूल कर रहा है। इन्होंने 75 वसूला, हाँ, और इस 75 में से 25 इसने बचा लिए, सी ने, 25 बी ने बचा लिए, और बाकी जो 50 इसका 50 इसका, ठीक है, वो इन्होंने करके दे दिया, किसको, ए को दे दिया। ठीक है, 25 बचा लिए इन्होंने, अपना 25 बचा लिया, अपना 25 बचा लिया, और 50 इसमें से दे दिया। मतलब देखिए, समझिएगा कैसे, ये 50 और 25, 75 में ठेका पर इन्होंने रखा हुआ है, इसने दिया है ठेका पर इन लोगों को, इन्होंने इस यहाँ से 75 वसूल लिया। ठीक है, तो 50 ये और 50 इसका, और 25 मैंने 2 भागों में बांट दिया है। इसको चाहिए 100 रुपया, 100 यूनिट चाहिए, तो ये अपना 50 और ये अपना 50, इसको दे देंगे इसका 100 पूरा, बाकी 25 ये कमा लिए। तो जहां 100 यहां से वसूलना था, अब यहां से 150 वसूला जा रहा है, इतने ही जमीन से। ठीक है, इतने ही जमीन से 150 वसूला जा रहा है। ठीक है, अब यही नहीं, ये भी चाहेंगे तो ये भी ठेके पर दे देंगे। हाँ, अब सी भी चाहेगा तो सी खुद बैठ जाएगा, इसको ठेका पर दे देगा, 2 लोगों को ये भी ठेका पर दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें अल्टीमेटली इस प्रोसेस में एक तो जमींदार के अंदर जमींदार आ रहे हैं, जमींदार के अधीन जमींदार आ रहे हैं, और इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है, अल्टीमेटली शोषण किसका हो रहा है, कृषकों का शोषण हो रहा है, कृषकों का। कैसे, क्योंकि देखिए जितनी बार ये ठेके पे दिया जाएगा, हाँ, किसानों पे उतना ज्यादा बोझ पड़ेगा, उतना ज्यादा ही वसूली करेंगे। इसको खाली 100 करना था, इसने ठेका पर दे दिया 2 लोगों को, तो अब ये 75 कर रहे हैं, यानी कि 150। पहले ये करता तो सिर्फ 100 करता, लेकिन अब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं अलग अलग, तो टोटल 150 कर रहे हैं, हाँ 150 कर रहे हैं। ऐसे ही ये आगे अगर दे देंगे किसी को, तो और ज्यादा किस कृषकों पर बोझ बढ़ेगा। तो क्या होगा, शोषण होना निश्चित है कृषकों का। तो जमींदार के भीतर के अधीन जो जमींदार आते गए, एक तो ये जमींदार के भीतर जमींदार, कई जमींदार आ गए, तो उप सामंतीकरण यहां पे दिखाई दे रहा है, और इससे क्या हो रहा है, कृषकों का शोषण होता जा रहा है। किसानों पर इससे क्या होगा, किसानों पर कर्ज हो जाएगा, हाँ, और कर्ज हो जाएगा, उसके बाद ये किसके चक्कर में पड़ जाएंगे, साहूकारों के, हाँ, महाजनों के चक्कर में फंस जाएंगे कृषक। ठीक है, ये स्थिति आ जाएगी। इसके बाद देखिए चौथा, अनुपस्थित जमींदार की स्थिति आएगी, जमींदारी, इसको आप कहेंगे अंग्रेजी में एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है, देखिए, और ये होगा क्या, सनसेट लॉ की वजह से, सनसेट लॉ जो कि लाया गया था 1794 में। ठीक है, आप एक चीज देखिए कि ये कैसे आया, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब क्या है, मतलब कि कोई लैंड है, लेकिन इसका जो मालिक है, इसका जो जमींदार है, वो यहां पर नहीं है जहां रहना चाहिए, वो कहीं दूर है। अब ये कैसे हुआ, यहां पर देखिए, समझिए,
इस व्यवस्था में क्या हुआ था कि सनसेट लॉ एक आया था, जिसमें कहा गया कि जो लैंडलॉर्ड है, मान लीजिए ये एक्स है और ये यहां से इसको वसूली करनी है एक्स से, इस लैंड से, ठीक है। इसको कहा गया कि आपको एक खास डेट है, मान लीजिए इसको कहा गया कि 4 फरवरी को, फरवरी तक, हाँ, बिफोर सनसेट एक डेट तय कर दिया गया है, हाँ, सूर्यास्त के पहले 4 फरवरी से पहले पहले आपको सारा कलेक्शन जो यहां से करना है, कलेक्शन करके और उसका जो हिस्सा है रेवेन्यू का 89%, यानी कि 10/11 आपको क्या करना है, दे देना है किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सनसेट के पहले यही लॉ था, सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त का नियम यही कहता था कि एक निश्चित तिथि जो तय की जाएगी जमींदारों के लिए, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो रेवेन्यू जमा करना है उसके लिए, तो उस तिथि, वो जो तिथि है उस दिन सूर्यास्त के पहले तक, हाँ, यानी सूर्यास्त होने तक, जब सूर्यास्त होता है जस्ट उसके पहले आपका रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो पहुंच जाना चाहिए, 89%, यानी कि 10/11। नहीं करने पर क्या होगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जमींदार की जमींदारी छीन जाएगी, ठीक है, वो किसी को बेच दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। तो अब सोचिए, ये नॉर्मल केस में भी अगर कोई जमींदार नहीं समय पे चुका पाता है तो उसकी जमींदारी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती थी, उसकी जो ओनरशिप है। तो अब देखिए, ये जमींदार किसी गांव में ये लैंड है, यहां पर क्या होता है कि जब जा रहा है ये एक्स यहां पे वसूलने के लिए, लेकिन यहां पे हुआ है कोरोना, कोरोना से लोग ग्रसित हैं, यहां पे खेती हो नहीं पाई। यहां जब ये जा रहा है तो यहां पे जो कृषक हैं कह रहे हैं कि माई बाप हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोरोना में सब बर्बाद हो गया, खेती ही नहीं हुई, कहां से टैक्स देंगे। ये व्यक्ति जो है ये गांव से जुड़ा हुआ है, ये है बहुत, इसको इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ से, तो यहाँ से ये कलेक्ट नहीं कर पाएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा कि भाई आप हमको दे ही दो, क्योंकि इस क्षेत्र से इसको लगाव है। अब क्या होगा कि जब ये दे नहीं पाएगा सनसेट तक, यानी कि सूर्यास्त तक, तो इसके जमीन को नीलाम करने की कोशिश की जाएगी, बेचने की कोशिश की जाएगी। कैसे बिकेगा, गांव का जमीन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये इसका मालिकाना हक दिया गया है, किसी और को दिया जाएगा जो इतना रेवेन्यू दे देगा। इतना रेवेन्यू इस क्षेत्र पर जितना रेवेन्यू है तय किया गया उतना रेवेन्यू निकाल के दे देगा उसको, ये क्षेत्र उसका ओनरशिप हो जाएगा। तो इसका ओनरशिप लेगा कौन, फिर किसको बेचा जाएगा। तो देखिए, ये तो कोई साधारण व्यक्ति, इसका तो दाम भी ज्यादा होगा, जो देगा, हाँ, जो भी खरीदेगा या ओनरशिप लेगा वो तो अच्छा खासा रेवेन्यू, इस पे जितना रेवेन्यू तय हुआ है उतना देना पड़ेगा उसको। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो अपने पास से पैसा दे दे। निश्चित तौर पे यहाँ का कोई किसान तो नहीं होगा। कौन होगा? जो शहर में बैठा हुआ, हाँ, शहर में बैठा हुआ कोई साहूकार हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, महाजन हो सकता है, यानी जो धनाढ़ कोई व्यक्ति हो, जो यहां नहीं है, कहां है, कहीं दूर बैठा हुआ है, शहर में है, वो आएगा और कहेगा कि भाई हम इस क्षेत्र का जो भी रेवेन्यू नहीं मिला वो हम दे देते हैं और ये ओनरशिप आप हमको दे दीजिए। ठीक है। अब क्या करेगा वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई साहूकार है, कोई साहूकार है, हाँ, जो कि शहर में है, ये अब इस लैंड पर इसका हो गया अधिकार, इसका अधिकार हो गया, इस साहूकार का अधिकार हो गया, इस साहूकार का अधिकार हो गया, क्योंकि इसने पूरा रेवेन्यू चुका दिया है। कैसे? क्योंकि ये शहर में बैठा हुआ है और बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, पैसा है, इसके पास धन है, इसने जो भी ये एक्स नहीं चुका पाया इसने दे दिया, अब ओनरशिप चला गया इसके पास। लेकिन ये तो रह रहा है शहर में, खुद आएगा नहीं, बैठा हुआ है दूर। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? देखिए, ये शहर में बैठा हुआ है, लैंड का ओनरशिप जो है, जमींदारी जो है, इसको ट्रांसफर हो गई इस व्यक्ति को, इस साहूकार को। तो ये बैठा हुआ है शहर से दूर,
तो यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस लैंड पे नहीं है, लैंड के आसपास नहीं है, लैंड की देखरेख में नहीं है, ये दूर बैठा हुआ है, तो यानी ये अनुपस्थित जमींदार है, अनुपस्थित जमींदार है, यहां उपस्थित नहीं है। इसी को कहा गया अनुपस्थित जमींदारी या एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि ये साहूकार तो शहर में बैठा हुआ है, जब रेवेन्यू यहां पे कलेक्ट करने की बारी आएगी तो क्या करेगा, ये खुद नहीं जाएगा, हाँ, और सख्ती से वसूलने के लिए क्या करेगा, अगर किसी वजह से यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई महामारी आ गई, कुछ हो गया, यहाँ जो है रेवेन्यू यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, उपज नहीं हुई, तो ये अपने गुंडों को भेजेगा, हाँ, यहाँ पे आतंक फैलाएगा, सख्ती से वसूल करेगा, शोषण करेगा। तो ये बैठा हुआ है शहर में और शोषण कर रहा है यहाँ, तो यहाँ भी कृषकों का शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो अनुपस्थित जमींदारी का जो रिजल्ट होगा वो भी होगा कृषकों का शोषण, और यही रीजन है कि कृषकों का शोषण जो है, आप बाद में अगर पांचवा रीजन अगर आप लिखते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, आप ये अगर पांचवा रीजन लिखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कृषक विद्रोह हुए हैं, कृषकों के विद्रोह हुए हैं। हाँ, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर थे, कृषक विद्रोह हुए हैं। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो भी कह लें, उनके समय में कृषक विद्रोह हुए। तो ये सब जो आप कृषक विद्रोह के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे विद्रोह आप देखेंगे। तो ये सब कारण था कि जो भू राजस्व नीति रही कॉर्नवालिस की, वो कुछ मायनों में अगर देखें तो पॉजिटिव है अंग्रेजों के लिए, लेकिन अगर सकारात्मकता देखें तो बहुत थोड़ा है, नकारात्मकता ज़्यादा है इसमें। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं अस्थाई बंदोबस्त में जो निगेटिव है। हाँ, कि जमींदारों के अंदर जमींदारों के अधीन जमींदार आ जाते हैं। हाँ, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वाला केस आ जाता है। अब इसमें ये भी है कि ये जो है, जो परंपरागत जमींदार है, एक तो परंपरागत है, तो परंपरागत जमींदार कृषकों का शोषण, और इसमें क्या है, अनुपस्थित लैंडलॉर्डिज्म का मतलब क्या है, परंपरागत जमींदार की जगह, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, परंपरागत जमींदार की जगह, देखिए इसमें क्या है, परंपरागत जमींदार की जगह नए जमींदार आ जाएंगे। की जगह नए जमींदार, और ये नए जमींदार मैंने क्या बताया, ये कौन है, साहूकार है, महाजन है, व्यापारी हैं, जिन्हें अनुपस्थित कहा जा रहा है जमींदारी। और ये देखें, इनको खेती का आइडिया भी नहीं है, कृषि का आइडिया है, इनको कोई आइडिया नहीं है, तो किसी तरह से खेती के बारे में कुछ जानते नहीं है, ना फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है इनको खेती का। ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, आतंकित करेंगे कृषकों को, उनका शोषण करेंगे, गुंडा भेजेंगे और जाके रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कृषकों का शोषण ही है यहाँ पर। तो अनुपस्थित जमींदारी में आप देख रहे हैं, परंपरागत जमींदार की जगह नए जमींदारों ने ले लिया, और ये जमींदार जो हैं कौन है, साहूकार, महाजन, व्यापारी, जिनको कृषि का, एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप दुष्परिणामों को देखेंगे कि क्या क्या दुष्परिणाम है, मैंने बता दिया। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए आय निश्चित हो गई, मैन पावर बच गया, जमींदार का के रूप में एक समर्थक वर्ग इनके लिए तैयार हो गया। लेकिन पॉजिटिव क्या, निगेटिव, देखिए यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पॉजिटिव लिख दिया है। निगेटिव क्या रहा इनके लिए, तो यहाँ पर सरप्लस अमाउंट इनको नहीं मिला, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, हाँ, लैंड का उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया। लैंडलॉर्ड्स के लिए तो चांदी ही चांदी थी, नियमित आय हो गई, जमीन पर पैतृक अधिकार हो गया, आनुवंशिक अधिकार हो गया, और सामाजिक व आर्थिक रूप से ये स्ट्रांग हो गए काफी। ठीक है, उसके बाद लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड के अधीन, एल अंडर एल, यानी कि लैंडलॉर्ड के अधीन लैंडलॉर्ड, ये मैंने समझा दिया था किस तरह से। अनुपस्थित जमींदारी क्या थी, ये भी समझा दिया। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का रिजल्ट क्या हुआ, कृषकों का शोषण हुआ, और परंपरागत जमींदारों की जगह नए जमींदार आ गए, साहूकार, महाजन और व्यापारी के रूप में, जिनको कि कोई आइडिया नहीं है एग्रीकल्चर का, क्या इंप्रूव करेंगे रेवेन्यू ये। ठीक है, और इन सब का नतीजा आप
कई कृषक विद्रोहों के रूप में देखेंगे, हाँ, ब्रिटिश रूल के दौरान। तो इस तरह से हमने खत्म कर लिया ब्रिटिश भू राजस्व नीति में सबसे महत्वपूर्ण जो है अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। आगे हम देखेंगे दो और महत्वपूर्ण सेटलमेंट है, हाँ, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट। तो अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.